क्योंकि नहीं तो फिर बच्चा बोलता सर आपको हो सकता आता ही नहीं होगा, इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं बोला चल भाई एक सवाल एक सेशन तो तेरा कर दूंगा जिसमें तेरे को ये लगे कि अरे सर मजा आ गया, बट रियलिटी में तुम दर्द समझ रहे होगे, ये है दिक्कत। ठीक है, पढ़ाओ पे वो तुमको चैलेंज कर रहा है, और यही खूबसूरती है जेई की। देखना चाहता है जेई कि बच्चा कितना अटेंटिव है, कितना सोच पा रहा है, सोचने की एबिलिटी है, कठिन कुछ नहीं है। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेटा जितना ज्यादा डरावना दिखा रहा है समझ जाना उतना आसान है। और ये देखो एकदम उतना आसान निकला। दोबारा कोई इंसान से मतलब मैं तो दोबारा बोल भी ना पाऊं कि मैंने क्या क्या बोल दिया। ये वैसा सा सवाल लगा मेरे को, मतलब पापा के, चाचा के, काका के, मामी के, ताई के, भांजे के छोटे लड़के की शादी में गए थे। ओ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ इट इन सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज आए हैं सेट थ्योरी चैप्टर का जेडबलई बेस्ड क्वेश्चन कराने। तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस सेशंस में, इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में सेशंस कराए हैं फॉर ऑल द बोर्ड रिलेटेड टॉपिक्स एंड उनके क्वेश्चंस भी हो गए। तो पूरी की पूरी थ्योरी, सेट थ्योरी की मैंने पूरी की पूरी थ्योरी करा दी है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हुए हैं बोर्ड रिलेटेड। थ्योरी तो पूरी पूरी कंप्लीट कराई है, बोर्ड रिलेटेड, कंपटीशन रिलेटेड सारे। और आज का जो पर्टिकुलर सेशन है वो सेशन होगा सेट थ्योरी के जेडबलई पीवाईक्यूज पे, ठीक है, जिससे कि आपका सेट थ्योरी में जो भी जेई लेवल का प्रैक्टिस है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएं और आप अपने आप को जेडबलई एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार माने, ठीक है। और आज के इस सेशन में जेडबलई से रिलेटेड कुछ ऐसी थ्योरीज जो हमारे रेगुलर थ्योरी वाले सेशन में छूट गई हों उनको भी मैं रिवाइज करा दूंगा। और साथ ही साथ देखिए, जेडबलई में जब पढ़ाई होता है ना, तो चूंकि कंपटीशन मोड है तो बहुत फास्ट होता है चीजें। पीवाईक्यूज या क्वेश्चन सॉल्व करने में तो बहुत टाइम देते हैं, लेकिन जनरली हम रिवाइज कर नहीं पाते ज्यादा। बहुत सारा वास्ट थ्योरी और मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी होता है। तो इसके लिए मैंने एक नया आइडिया निकाला कि भाई सारे के सारे माइंड मैप्स में हर एक चैप्टर में दूंगा, जिससे कि सिर्फ तुम ये माइंड मैप डाउनलोड कर लो ना अगर टेलीग्राम पे जाके, तो इस माइंड मैप के थ्रू तुम पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो बस 10 मिनट के अंदर। तो ये माइंड मैप भी मैं आपको इस सेट थ्योरी इस सेशन में दूंगा, जो कि आप माइंड मैप अपने पास सेव करके रखिएगा और इस माइंड मैप के जरिए आप पूरे के पूरे चैप्टर को वापस रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें शुरू करें। दिस इज अ कंप्लीट कंपटीशन बेस्ड का सेशन, इसीलिए कंपटीशन के हिसाब से सारी चीजें इसमें की गई है। जेई के पीवाईक्यू डाले गए हैं, ऐसे थ्योरी का रिवीजन डाला गया है जो थ्योरी आप बोर्ड लेवल में नहीं पढ़ते हैं बट आपको जेई में पढ़ना है, और उसके बाद पूरे के पूरे चैप्टर का एंटायर रिवीजन थ्रू माइंड मैप्स, ताकि कंपटीशन के लिए तुम पूरी तैयार हो। क्लियर? चलिए जी शुरू करते हैं। आपको ये पूरा का पूरा पीपीटी कहां मिलेगा? तो इस वेदांतो मैथ जेई मेडिसी के टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भैया हमने सारे के सारे सेशंस के पूरे पीडीएफ डाल रखे हैं। तो आपको जो भी सेशन का पीडीएफ चाहिए आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। ओके, चलो जी शुरू करते हैं। तो माइंड मैप शुरू करते हैं। माइंड मैप का पहला वाला टॉपिक, पहला वाला पार्ट, ये पहले वाले टॉपिक में क्या है, अलजेब्रा ऑफ सेट्स देख रहे हैं। तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स में क्या क्या जानना था आपको? आपको जानना था कि भैया सबसे पहले डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में आपको दिख जाएगा सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसके बाद अलजेब्रा ऑफ सेट्स में नल सेट हमने जाना था, इक्वल सेट जाना था, टाइप ऑफ सेट्स में सिंगलटन जाना था, पावर सेट जाना था, सबसेट जाना था, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट जाना था। नल सेट क्या होता है, जिसमें कुछ भी नहीं, कोई एलिमेंट नहीं। इक्वल सेट क्या, जहां पे हर एक एलिमेंट सारे बराबर हो। सिंगलटन सेट कैसा होता है, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट वो सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स। सबसेट मतलब एक सेट में से निकल के बना हुआ उसका सबसेट। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में थ्योरी में पढ़ाई है, थ्योरी सेशंस में, तो आप उनको देख लीजिएगा। अगर नहीं मिल रहा हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का पूरा लिंक मिल जाएगा, तो आप वो प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब होता है कि एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हो उन सारे एलिमेंट्स के टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं, उन सबसेट्स का कलेक्शन को बोलते हैं पावर सेट, ठीक है। अब ये पूरा जो थ्योरी मैंने बताया है इसमें सबसे ज्यादा सवाल आता है पावर सेट से और सबसेट से, कंपटीशन में भी, बोर्ड्स में भी, दोनों जगह। इसीलिए ये दोनों यहाँ पे स्पेशली मैंने मार्क कर दिया है। क्लियर हो गया ये पूरा रिविजन? पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल सिंपल सा, इज फाई, ये फाई लिखा हुआ है ऐसा, अंडे अंडे को काटा गया है। तो इज फाई द एम्प्टी सेट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n टाइम्स p ऑफ p ऑफ p ऑफ फाई। तो देखो ये वाली चीज मैं तुमको अभी यहां पे सवाल से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर सेट। अब पावर सेट होता क्या है, ध्यान से समझिए। पावर सेट का मतलब होता है बेटा कि कोई भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ए है एक सेट जिसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट्स हैं,
तो इसके टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं? तो पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसेट्स, जो सबसेट्स पॉसिबल हैं। तो इसका पहला सबसेट बन सकता है 5, सिर्फ एक एलिमेंट, मतलब 0 एलिमेंट, नो एलिमेंट। फिर एक हो सकता है 1 अकेला, फिर एक हो सकता है 2 अकेला, फिर एक हो सकता है 1, 2 साथ में। ठीक है, ये सारे सबसेट्स बन सकते हैं। इन सारे सबसेट्स को एक सेट में डाल दें तो इसे ही हम कहते हैं पावर सेट। क्या कहते हैं इसे? पावर सेट। अब इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? तो देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। तो अगर यहां पे 1 2 3 रहता तो कुछ और नंबर आता, पर वो नंबर क्या आता? तो ये हमें बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं दैट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n। अब ये n क्या है? तो आप जिस सेट का पावर सेट बना रहे हैं, जैसे ये सेट A है, इसी से हमने पावर सेट बनाया, मतलब A का कितने, A 1 2 के ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, इस 1 2 के टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं? तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है मतलब इसके पावर सेट का, और इसको ऐसा लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए, P ऑफ A लिखता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए मतलब ए के अंदर 2 एलिमेंट्स और इसका पावर सेट बनेगा 2 रेज टू पावर 2। समझ गए? क्लियर है? अब अगर आप ये वाली चीज समझ रहे हैं तो ये वाला सवाल बहुत आसान है। कैसे आसान है देखो, दिखाते हैं, इधर ध्यान दो सारे लोग। अरे सॉरी, एक्सक्यूज मी, ये छींक, ओ माय गॉड, सॉरी, माफी चाहते हैं। ऑल दोज पीपल हु आर वाचिंग माय सेशंस थ्रू ईयरफोन्स, मे गॉड गिव देम स्ट्रेंथ टू बियर दिस पेन, मे योर सोल रेस्ट इन पीस। यार देखो ऐसा कई बार हो जाता है, अब आवाज़ अच्छी रखने के लिए और बच्चों को अच्छे क्लैरिटी से सुनाई दे, इसके लिए हाई क्वालिटी माइक्स यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन हाई क्वालिटी माइक का ये डाउन साइड भी होता है कि यार अब अचानक से छींक आ गई तो कहते हैं ना भाई, वॉशरूम आता है तब तो इंसान थोड़ा रहता है, टाइम मिलता है, बट छींक में इतना टाइम नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरा उतारूं उसके बाद छींकूं कई बार। सो सॉरी यार, नो ऑफेंसेस, जानबूझ के कुछ नहीं किया, अपने आप हो जा रहा है भाई। चलो कहाँ थे अपन? तो अपन इधर थे, हाँ इधर कहाँ ध्यान से। तो इज फाई द एम्प्टी सेट देन, हाँ तो अब मेरे को इसमें एलिमेंट निकालना है। अब देखो फाई है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 0, हो गए 0, हाँ जी 0 हो गए। तो अगर इसका पावर सेट पूछा गया है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो हमें पता है 2 रेज टू पावर n होता है, तो 2 रेज टू पावर 0 मतलब 1 एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो इतने में ये पावर सेट ऑफ 5 में कितने एलिमेंट्स हैं? 1। अब ये 1 एलिमेंट पे फिर से P लग गया, P लग गया मतलब वापस से पावर सेट बताइए। तो पावर सेट जब जब लगता है 2 रेज टू पावर, जो भी अंदर रहता है उसके एलिमेंट्स हो जाते हैं, तो अंदर वाले के एलिमेंट्स तो 1 है, और इस पे फिर से P लग गया मतलब अब इसमें कितना एलिमेंट होगा? 2 रेज टू पावर 1, बिकॉज 2 रेज टू पावर एलिमेंट आता है, तो 2 रेज टू पावर मतलब 2। तो अच्छा, मतलब अब इतने का एलिमेंट कितना है? 2 है ना, बिकॉज पावर सेट ऑफ दिस, ये इसमें एक एलिमेंट था, तो पावर सेट ऑफ 1 एलिमेंट 2 रेज टू पावर 2 हो गया, 2 रेज टू पावर 1 हो गया 2। तो ये 2 एलिमेंट्स, अब वापस से एक और पावर लग गया, फिर से P लगा, तो अब वापस क्या होगा? 2 रेज टू पावर, अब ये 2 आ जाएगा, तो 2 रेज टू पावर 2 मतलब 4। तो अब यहां पे n है, मतलब नंबर पूछा है, तो n क्या हो गया? ये n इक्वल्स टू 4। टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे किसमें? पावर ऑफ 5, पावर सेट ऑफ 5। इतने में कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स। समझ पाए क्या? क्लियर है? चलिए जी, अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। वैसे हाँ, एक और बात बता दूं, ये जब मैं बता रहा हूं तो मुझे एक बात पता है अपने सालों के तजुर्बे के हिसाब से, कि जो बच्चा इस सेशन को देख रहा होगा वो सोच जरूर रहा होगा कि सर ये 5 है, ये तो चलो समझ में आया, ये एक सेट बन गया, लेकिन इसमें से आप 4 एलिमेंट्स कैसे बनाओगे? ये अभी भी समझ नहीं आया। मैं महसूस कर सकता हूं तुम्हारे इस दर्द को, क्योंकि सालों से मैंने पढ़ाया है, तो मुझे पता है बच्चों का डाउट क्या होगा। अब देखो, बनाने बैठेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं बता सकता हूं। जैसे ये 5 है, तो इसका एक सबसेट बनाना है, मतलब अगर इसका पावर सेट बनाना है, तो 5 है तो 0 एलिमेंट है, तो मतलब सिर्फ 5 है तो 0 एलिमेंट है, तो एक सबसेट बन गया सिर्फ 5। फिर अब इसका भी वापस से पावर सेट बनाना है, तो क्या होगा? ये एक सेट, इसके अंदर एक एलिमेंट है 5, और
एक एलिमेंट कुछ नहीं होगा तो वो फिर से ऐसे 5 बन जाएगा, तो ये टोटल बन गया, समझ रहे हो। और वापस से फिर से इसका बनाओगे तो क्या बनेगा, ये 5 का एक सबसेट बन जाएगा, फिर ये 5 का एक सबसेट बन जाएगा, फिर इन दोनों को लेके एक सबसेट बन जाएगा, ऐसा और ऐसा, और एक कुछ नहीं तो फिर ऐसा 5। समझ पा रहे हो। तो ये वाली चीज ना, अब ये मैं तुमको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि तुम बोलोगे ये क्या कर दिया सर, ये कौन सी भाषा लिखी है आपने, 5 इतना सारा 5, टू मच कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड है, एंड हेंस ऐसे सवाल पूछे कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि बच्चे को अभी मैं अगर समझाऊं भी ना तो तुम्हारा फ्यूज उड़ जाता है, सर ये क्या था, ये क्या था। तो अभी फ्यूज नहीं उड़ाने का, क्योंकि ऐसे सवाल तुमसे कभी बोला नहीं जाएगा लिख के बताओ, तुमसे हमेशा ये पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 बताने का, आगे बढ़ने का। बोर्ड्स में पूछा नहीं जाएगा, कंपटीशन में जो पूछा जाएगा वो आता है अपने को। समझ गए, बड़े आगे। चलिए जी, तो टोटल एलिमेंट्स 4। अगला सवाल, अच्छा नहीं अगला सवाल नहीं, अगला टॉपिक देखो ध्यान से। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब ऑपरेशन ऑन सेट्स में भी मल्टीपल चीजें हमने पढ़ी हैं, आपको भी पढ़ना है। क्या डिमॉर्गन्स लॉ, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब इसमें सबसे आसान जो था वो था इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड यूनियन ऑफ सेट, जहां पे याद करो हमने पढ़ा था ए यूनियन बी, और यहां पे पढ़ा था ए इंटरसेक्शन बी, और ये हर जगह यूज भी होता है, ठीक। तो ये सिंपल वाला था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये भी बड़ा आसान था, नॉट ए, जो हमने ए डैश लिखा था तो नॉट ए, ये भी आसान था। डिफरेंस ऑफ सेट्स में हमने दिखाया था डाइवोर्स, बंटवारा हो जाता है जब ए माइनस बी होता है, तो बी जो भी माइनस होता है वो अपना सब लेकर जाता है, हाँ, तो ए के पास से उतना खाली हो जाता है, ये भी देखा था। अब डिमॉर्गन्स लॉ भी देखा था हमने, लेकिन इन सारों में सब आसान है, बस इस पे सवाल थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो मैंने स्टार मार्क लगा दिया कि आपको डिमॉर्गन्स लॉ याद होना चाहिए, सुपर इंपॉर्टेंट। और डिमॉर्गन्स लॉ में है क्या, कुछ भी नहीं, बस उल्टा पलटा है। कैसे, ए यूनियन बी पे डैश हुआ है, तो ये जो डैश है ये दोनों पे बटेगा, तो देखो ए पे डैश और बी पे डैश आ गया, और जब भी ऐसे ब्रैकेट में डैश लगता है तो अंदर में जो साइन होता है वो उलट जाता है। ये यूनियन है, देखो इंटरसेक्शन हो गया, यहां पे इंटरसेक्शन था, देखो यूनियन हो गया, बस साइन उलट जाएगा और ये डैश दोनों पे इंडिविजुअली बंट जाएगा। क्लियर, बस इतना ही है डिमॉर्गन्स लॉ, याद रखना, बहुत सवाल बनेंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट अलजेब्रा ऑफ सेट्स। अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हमने और क्या देखा था, तो हमने आइडेंटिटी लॉ देखा था, आइडेम्पोटेंट, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इन्वॉल्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये सब देखा था। ये सारे लॉज ध्यान में रखना, यूज बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ आपको याद होना चाहिए, ये मतलब एकदम कॉमन सेंस वाली चीज है, तो बस थोड़ा ध्यान में होना चाहिए। बट सबसे ज्यादा सवाल जहां से पूछे जाएंगे वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इससे सबसे ज्यादा सवाल आएंगे, तो मैं यहां पे स्टार मार्क लगा दे रहा हूं आपको। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए जी अब बढ़ते हैं, अब सवाल शुरू करते हैं JEE लेवल के। तो सारे लोग उंगली फोड़ लो, मजे से पानी उनी पी लो, लेट्स गेट स्टार्टेड। A and B be two sets containing 4 and 2 elements respectively, then the number of subsets of the set A cross B each having at least 3 elements is। ध्यान से देखो, पहला तो A क्रॉस B बोला, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो। A में कितना है, A में है 4 और B में है 2, 4 and 2 एलिमेंट्स, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 4 दूनी 8, ये बात पक्की है। टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट कितने बनेंगे, पावर सेट मतलब टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, तो टोटल सबसेट्स मेरे को पता है 2⁸ बनेगा, वो तो हमने अभी भी पढ़ा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट। तो अगर ये नहीं पूछता एटलीस्ट 3 एलिमेंट, कम से कम 3 एलिमेंट हो, ऐसा नहीं बोलता, तो हमारा आंसर सही हो जाता, 2⁸8। 2⁸8 का मतलब 256, ये 256, ये सही हो जाता। लेकिन ये बोल रहा है कि आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए, लेकिन कम से कम 3 सबसेट होने चाहिए। तो कम से कम 3 सबसेट में याद करो, पावर सेट में हमने सबसे पहला सबसेट ही माना था 5 वाला, याद आ रहा है, 5 वाला माना था। उसके बाद हमने सिंगल एलिमेंट लिए थे। अरे देखो थोड़ा सा याद करो, मैं A में दिखाया था 1,2, तो 1,2 में क्या बनाया था, सबसे पहले 5, फिर एक 1, फिर एक 2, फिर 1 2, ऐसा ही था ना। तो 5 मतलब एक 0 वाला एलिमेंट होगा, तो इस 2⁸8 में सबसे पहले 0 वाला एलिमेंट तो सिर्फ एक होता है, तो मैं -1 कर दूंगा कि मेरे को 5 नहीं चाहिए, ठीक। उसके बाद मैं माइनस करूंगा 8C1,
अब तुम बोलोगे 8C1 क्या है? देखो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 2 8, 8 एलिमेंट्स हैं। आठों एलिमेंट को मैं एक एक बार सिंगल सिंगल लिखूंगा ना, जैसे यहाँ पे लिखा था 1 2 में सिंगल बार। तो 8 में से एक चुनेंगे, तो 8 में से एक चुनने का तरीका 8C1, तो ये भी माइनस होना चाहिए बिकॉज एक एलिमेंट मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को 2 एलिमेंट भी नहीं चाहिए, मेरे को कम से कम 3 चाहिए, तो मैं वैसे ही माइनस करूंगा 8C2 भी। समझ गए? तो 2⁸ में ये 1 माइनस हुआ, क्यों? क्योंकि ये 5 है। फिर 8C1 माइनस हुआ, जो सारे सिंगल सिंगल एलिमेंट बनेंगे, और 8C2 डबल डबल एलिमेंट वो भी माइनस होंगे। तो ये तीनों माइनस कर दो, आंसर निकालो। 2⁸ क्या है? तो 256 माइनस 1 माइनस 8C1 8 होता है, माइनस 8C2 8 से 56 का आधा 28। सॉल्व कर दो, 28 8 36 37 37 36 19 219। लो आंसर आ गया। था सिंपल, बस यही पूछा जा रहा है। और देखो बहुत पुराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे जमाने वाला सवाल या तुम्हारे दादाजी के जमाने वाला सवाल, ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। जेई में ऐसे ही पूछे भी जाते हैं। क्लियर? सॉर्टेड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आ गया अपने पास 219 2⁸ माइनस 1 माइनस 8C1, अच्छा माइनस छोड़ दिया यहाँ पे, माइनस 8C2। क्लियर? चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हो सकता है कुछ बच्चों को शायद 8C1 8C2 ना पता हो, जो इस सेशन को सबसे पहला लेक्चर ही देख रहे हैं। तो जिनको 8C1 8C2 नहीं पता है, वो बस ऐसा समझें कि कैसे बताऊं यार, कॉम्बिनेशन बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम यूट्यूब पे सर्च कर लेना कॉम्बिनेशन, हाउ टू फाइंड 8C1 8C2 या हाउ टू फाइंड कॉम्बिनेशन, मिल जाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है, वहीं पे ये पढ़ाया जाता है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन सर्च कर लेना। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और देखो एकदम रीसेंट, ताजा 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 माल गिरा है मार्केट में। ए के पास इतने एलिमेंट्स, बी के पास इतने एलिमेंट्स, ठीक। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट सी सबसेट ऑफ ए। देखो इसको पढ़ने का तरीका भी सीखना। ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सी सबसेट ऑफ ए, ऐसा करके साइन सबसेट का होता है। सच दैट सी इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब सी और बी में इंटरसेक्शन 5 नहीं है, मतलब जो सी एक सेट बोला गया है, अब इस सी के अंदर क्या एलिमेंट्स है नहीं पता, क्या एलिमेंट्स है नहीं पता। लेकिन एक बात बोली गई है कि देखो सी और बी, सी में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ऐसे होने चाहिए जो बी से एकदम 5 ना हो। बी से एकदम 5 ना हो मतलब बी का एक एलिमेंट तो कम से कम यहां होना ही चाहिए। 2 हो जाए और अच्छी बात, 3 हो जाए और अच्छी बात, बट मिनिमम तो 1 होना ही चाहिए। ठीक है, अब तो बी के में कितने एलिमेंट है? 3 6 7 9, तो ये 4 में से कोई भी एक यहां हो सकता है। लेकिन यहां पे ये भी कहा गया है सी शुड बी अ सबसेट ऑफ ए, मतलब सी के एलिमेंट्स ना यहीं से आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसी में से कोई होना चाहिए। तो अगर इसी में से कोई होना चाहिए तो 9 तो नहीं होगा, क्योंकि 9 बी में है बट वो यहां नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही था, सी मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ए, तो 9 नहीं हो सकता। ठीक है, 9 को काट देते हैं। अब कहा कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब सी इनमें से कुछ भी हो सकता है, और हर हाल में सी इंटरसेक्शन बी 5 नहीं होना चाहिए। 5 मतलब ये खाली नहीं होना चाहिए, एक कोई एक एलिमेंट तो बी का मिनिमम होना ही चाहिए। तो देखो बी में से 3 6 7, मतलब ये जो सी बनेगा मेरा, हो सकता है ये 3 6 7 में से कोई एक एलिमेंट को रखेगा, कोई एक एलिमेंट या एक से ज्यादा भी रख सकता है। और 3 6 7 जब रख ही लेगा, 3 6 और 7, तो यहां क्या बच गया? 1 2 4 5, तो ये 1 2 4 5 में से भी कुछ भी रख सकता है, 1 2 4 5। ठीक है, ऐसा ही है। अब ध्यान से देखो बेटा, 1 2 4 5 में से एलिमेंट्स को रखने का तरीका कितना होगा, तो ध्यान से समझना, इस चीज को एकदम ध्यान से समझना। हो सकता है हो सकता है एक को हम रखें या ना रखें, तो 2 तरीके हैं। एक के पास मतलब मेरे को सी बनाना है, सी का एक डब्बा बनाना है, तो इस डब्बे में 1 होगा या नहीं होगा, यही 2 तरीके हैं 1 के पास। वैसे ही 2 के पास भी 2 तरीके हैं, या तो 2 होगा या तो नहीं होगा, 4 होगा या नहीं होगा, 5 होगा या नहीं होगा। तो हर एलिमेंट के पास कितने मौके हैं? तो जीवन जीने के इसके पास 2 ही तरीके, या तो ये जीवन इस डब्बे के अंदर जिए या नहीं जिए। तो 1 के पास 2 तरीके, वैसे ही 2 के पास 2 तरीके, 4 के पास 2 तरीके, 5 के पास 2 तरीके। सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप पूछोगे मल्टीप्लाई काहे किए, ऐड काहे नहीं किए? तो ये वाली चीज अगेन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। जब भी सब जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, इन सबके पास साथ में मौका होता है। हाँ, तो ये जो सारे के सारे वर्क डन हो रहे हैं ना, ये एक ही टाइम पे हो रहे हैं। 1 हो सकता है आए, हो सकता नहीं आए,
2 हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, 4 हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए। तो ये सारे साथ में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1 आए या नहीं आए खत्म, अब 2 4 5 बाद में कभी होगा। तो सबका साथ हो रहा है इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? तो 2 2 2 2 2 मल्टीप्लाई होके कितना हो गया 2 रेज़ टू पावर 4। मतलब इनमें से कितने एलिमेंट्स इसमें आएंगे या नहीं आएंगे, इसके टोटल 2 पे रेज़ टू पावर 4 मतलब 16 तरीके हैं। अब आते हैं यहां पे, तो वैसे ही यहां पे भी वही होगा। 3 या तो आएगा या तो नहीं आएगा, 6 या तो आएगा या तो नहीं आएगा, 7 या तो आएगा या तो नहीं आएगा। तो 2 रेज़ टू पावर 3 तरीके यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने सब में बोला कि या तो आएगा या तो नहीं आएगा, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। तो एक ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है ना कि ये भी बोले नहीं आएंगे, ये भी बोले नहीं आएंगे, ये भी बोले नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है। वो एक सिचुएशन होगा जहां पे 3 भी ना आए, 6 भी ना आए, 7 भी नहीं आए। लेकिन मेरे को बोला गया है ऐसा नहीं होना चाहिए, C इंटरसेक्शन B 5 नहीं होना चाहिए, कम से कम एक को तो आना ही पड़ेगा। तो टोटल 2 रेज़ टू पावर 3 तरीके हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन हम माइनस कर देंगे, जब तीनों के तीनों गायब हो रहे हैं। तो समझ रहे हो ना, मान लो दुकान पे 3 नौकर रखे हमने, 3 नौकर में हमने बोला या तो तुम आ जाना, या तो तुम आ जाना, या तो तुम आ जाना। तो या तो ये आएगा, या तो ये, या तो ये, या तो तीनों आ जाएंगे। बट एक अगर ऐसा दिन हुआ जिस दिन तीनों गायब हो जाएंगे तो मेरा काम रुक जाएगा। तो मैंने बोला वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तीनों के तीनों एक ही दिन छुट्टी लोगे ऐसा नहीं मानूंगा मैं। तो 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। क्लियर? और यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 4। समझ गए? क्लियर है? तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से नंबर ऑफ C बनेगा। ये समझने का एक तरीका था, हो सकता है थोड़े लोगों को कठिन लगा हो। मैं दूसरे एक और तरीके से समझाता हूं, हो सकता है और आसान लगे। तो यहां पे आंसर आ गया बस यही, 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 16, 2 पे पावर 4 मतलब 16। तो आंसर आ जाएगा आपका 7 इंटू 16, 7 6 42 का 2, हाथ में लगा 4, 7 112। ये होगा आंसर। अब इसका दूसरा एक और तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से समझो। देखो मैंने तुमको बताया जो C है ना, इसमें 3 6 7 में से कोई एक होना जरूरी है। 3 6 7 इसमें से किसी एक का होना जरूरी है। और साथ ही साथ उसी वक्त ये जो C है वो A का सबसेट है। तो इनमें से भी 1 2 4 और 5, बिकॉज 3 6 7 तो पहले ही आ गया है, तो 1 2 4 5 में से भी कुछ भी हो सकता है। तो एक बात बताओ, तुमको ऐसा नहीं लग रहा इसमें से एलिमेंट्स लेना है मतलब बेसिकली इसके पावर सेट बनाने हैं? पावर सेट मतलब हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है सिर्फ 1 आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, या हो सकता है 1 2 का कॉम्बिनेशन आ जाए, हो सकता है 2 4 आ जाए, हो सकता है 1 2 5 आ जाए, तीनों आ जाए। तो ये पावर सेट जैसा फील नहीं हो रहा कि इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं? तो इसके टोटल सबसेट्स जो पॉसिबल हैं दैट इज 2 रेज़ टू पावर 4। इतने ही पॉसिबल है ना, बिकॉज 4 एलिमेंट है। अच्छा इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, बिकॉज इसमें से भी एलिमेंट्स लेने हैं। तो अच्छा इसमें 2 रेज़ टू पावर 3 सबसेट पॉसिबल है? बट एक सबसेट कौन सा होगा? 5। हम 5 नहीं कर सकते क्योंकि ये याद करो B है और C इंटरसेक्शन B 5 मतलब नहीं होना चाहिए। C इंटरसेक्शन B 5 नहीं होना चाहिए, दोनों में कॉमन एलिमेंट एक तो होना ही चाहिए। मतलब इसमें से एक एलिमेंट मेरे को लेना है, 5 हटाना है, तो 5 हटाना है मतलब -1। समझ गए? तो 2 रेज़ टू पावर 3 -1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, ऐसे भी आंसर आ गया। तुमको जैसे समझ में आया वैसे समझ लो। पावर सेट से भी बता दिया या फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी बता दिया। तुमको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है तो ये आसान लगेगा, नहीं आता है पावर सेट आसान लगेगा। क्लियर बात? बढ़े आगे? चलिए जी बढ़ते हैं आगे। आंसर आ गया 112। यहां से भी टोटल C में जो एलिमेंट्स आ सकते हैं जितने तरीके से, तो हमसे क्या बोला, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट C 112। क्लियर? कहां गया 112? देखो तरीका सेम है। अब तुमको जैसे समझना है, किताबों में एक ही तरीके से समझाया रहता है जनरली, तो आप इसको 2-3 तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा बैठेंगे तो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल, ये भी एकदम ताजा माल है मार्केट का। क्या कहता है? A है x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर है, मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस लेस देन 2 है, ठीक। और B है x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर सच दैट मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अब ध्यान से समझो, इसमें इनइक्वालिटी दिया हुआ है और जो बच्चा इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहा होगा वो इनइक्वालिटी नहीं जानता है, ठीक है। मुझे पता है आप नहीं जानते होगे। अब तुम मुझसे पूछोगे सर मॉड क्या होता है, और कुछ बच्चों को शायद पता हो कि मॉड एक ऐसा फंक्शन होता है कि इसमें प्लस डालो, मगर मतलब मान लो +2 डालोगे तो आंसर 2 आएगा, और अगर -2 डालोगे तो भी आंसर 2 ही आएगा। मतलब प्लस को एज इट इज बाहर भेजता है बट माइनस को पॉजिटिव बना के भेजता है। इतना तो पता होगा, फिर भी नहीं पता है तो मैंने बता दिया।
बट बच्चा फंसता यहाँ पे कि सर मॉड x लेस देन 2 दिया हुआ है तो क्या लिखा जाए, x लेस देन 2 या x लेस देन -2। तो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा ये रिलेशन फंक्शन में, बट मैं अभी के लिए बता दे रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा जब मॉड्यूलस फंक्शन है और लेस देन का साइन दिया हुआ है तो हम इसको मॉड्यूलस ओपन करते हैं क्योंकि वो जरूरी है, मॉड्यूलस हटाते हैं और इसको इधर 2 लिखते हैं और ऐसा साइन देके इधर -2। मतलब ये जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है उसका प्लस इधर माइनस इधर, और ये माइनस से प्लस के बीच में x घूमता है। मतलब मॉड्यूलस वाले हटाते हैं तो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है वो माइनस से प्लस के बीच में रहता है। ये आपको याद रखना होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब यहां पे हो सकता है बच्चा मुझसे पूछे सर अगर इसका उल्टा होता तो क्या होता, मतलब अगर मान लीजिए ये आपका लेस देन आया, लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन होता तो क्या करते, तो वो भी बता देता हूं। मानो एग्जाम्पल के तौर पे कि मॉड x ग्रेटर देन 2 है, तो इसमें होता है x ग्रेटर देन 2, ये खुलता है और एज इट इज लिखता है, फिर बीच में लिखते हैं और x लेस देन -2। मतलब समझिए कि अगर हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मॉड x 2 से बड़ा है, तो अगर मॉड x 2 से बड़ा तभी हो सकता है जब ओरिजिनल x, मतलब जो हम अंदर में इनपुट डाल रहे हैं वो इनपुट 2 से बड़ा हो, या फिर इनपुट जो है वो -2 से छोटा हो। या तो -2 से छोटा या तो 2 से बड़ा। ये कब होता है, ग्रेटर देन वाले में। लेस देन वाले में क्या होता है, जैसे अगर लिखा हुआ है मॉड x 2 से छोटा होना चाहिए, तो मॉड x 2 से छोटा तभी हो सकता है जब x जो है वो -2 से बड़ा और 2 से छोटा, मतलब -2 से 2 के बीच में। तो ये कहता है -2 से 2 के बीच में, और ये कहता है 2 से या तो बड़ा और -2 से छोटा। तो एक्चुअली में जब नंबर लाइन बनाओगे तो तुमको दिखेगा ये -2 है और ये 2 है। तो ये कह रहा है 2 से बड़ा, ये 2 से बड़ा, और ये कह रहा है -2 से छोटा। या तो 2 से बड़ा कर लो या तो -2 से छोटा कर लो। तो ये कह रहा है कि -2 से 2 के बीच में नहीं होना चाहिए, तभी मॉड x ग्रेटर देन 2 होगा। लेकिन अगर इसका नंबर लाइन बनाओगे तो ये कहता है -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में। तो ये अंतर होता है दोनों में, और ये अभी के टाइम पे आपको बस याद करना है, क्योंकि एक्चुअली ये इस क्लास का मुद्दा नहीं है तो मैं अभी पढ़ा नहीं सकता, ये चैप्टर ही दूसरा है। और देखो JEE में ये दिक्कत आएगी, ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूं। देख बेटा, हमेशा याद रखना, तुमको जो बच्चा 11th का है उसको तो पता ही नहीं दिक्कत क्या है, जो 12वीं का बच्चा इसको देख रहा होगा ना वो महसूस कर लेगा। जेई में सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि तुमसे सवाल जब नहीं बनते ना तो तुमको लगता है तुम पढ़े नहीं हो, बट रियलिटी ये है नहीं। अब तुमको अभी दिख गया, मैं तुम्हारे को 2 सवाल कराया। पहला सवाल तो पावर सेट का था, वो तुम पढ़े ही नहीं थे बोर्ड्स में। दूसरा सवाल तुमको पढ़े थे लेकिन वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आ गया, देखा, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी इसका 11th में चौथा 5वां चैप्टर में पढ़ाते हैं, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को इंक्लूड कर दिया सेट थ्योरी में। नेक्स्ट सवाल पूछा, देखो ये सेम ईयर का है, लेकिन नेक्स्ट सवाल पूछा, अब ये नेक्स्ट सवाल में इन्होंने मॉड्यूलस फंक्शन डाल दिया, ये रिलेशन फंक्शन में आता है। तो एक्चुअली में JEE का सवाल इसीलिए टफ होता है क्योंकि वो कभी एक कॉन्सेप्ट पे नहीं चिपकते, वो 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देंगे। अब इसमें बच्चे को हमेशा ये लगता रहता है हमने पढ़ा नहीं, बट ऐसा नहीं है, वो कॉन्सेप्ट मिक्स हुआ है, इसीलिए तुमको से नहीं बन रहा है। एंड हेंस कहा जाता है कि नहीं भाई, तुम पहले राउंड में ना सिर्फ बोर्ड लेवल अच्छे से बना जाओ, पहले राउंड में तुम जेई करो ही नहीं। मतलब अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं बच्चों को ये कराता नहीं, बट मैं तुमको क्यों करा रहा हूं, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चा बोलता सर आपको हो सकता आता ही नहीं होगा, इसीलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मैं बोला चल भाई, एक सवाल एक सेशन तो तेरा कर दूंगा जिसमें तेरे को ये लगे कि अरे सर मजा आ गया, बट रियलिटी में तुम दर्द समझ रहे होगे, ये है दिक्कत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो 2 थ्योरी मैंने तुमको बताई, इस थ्योरी के बेसिस पे ये सवाल बनेगा। चलो आगे देखते हैं थ्योरी पे कैसे बनेगा। तो ये तो है लेस देन वाला, तो देखो x+1 मॉड जैसे ही हटेगा तो इधर 2 आ जाएगा और इधर -2 आ जाएगा। क्लियर है, ऐसा ही था, मॉड जब हटता था लेस देन वाला तो मॉड हटा, इधर 2 इधर -2, वही काम मैंने यहां किया। अब ये +1 है, +1 हटना चाहिए क्योंकि बीच में सिर्फ x रहेगा, तो +1 हटाने के लिए क्या करना होगा, -1। यहां अगर मैं -1 किया तो यहां भी -1 करना होगा, यहां भी -1 करना होगा। तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ गया, -2 -1 -3, -3, +1 -1 खत्म, तो ये हो गया x, और इधर 2 -1 1 आ गया। मतलब x मेरा -3 से 1 के बीच में रहेगा। क्लियर बात। अब दूसरे में देखते हैं, ये a का पार्ट था। अरे कौन टुडुंग टुडुंग कर रहा है भाई, चुप हो जाओ। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। देख भाई, हाँ कहाँ गया,
हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा बी वाला देखते हैं। तो बी वाले में देखो जरा, ये कहता है x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब याद करो, x माइनस वन तो लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू टू रहेगा, या फिर याद करो, या फिर होता था माइनस टू से छोटा। देखो इधर लिखवाया था x टू से बड़ा या फिर x माइनस टू से छोटा। तो x माइनस वन लेस देन इक्वल टू माइनस टू। क्लियर? अब दोनों को सॉल्व करिए, माइनस वन है, इसको उधर भेजते हैं। तो अगर उधर भेजेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन उधर गया तो प्लस वन हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री। और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस वन उधर जाके प्लस वन, वन माइनस टू, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन। अब ध्यान से देखो, हमें कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ए का बता दिया, बी का बता दिया, और हमारे पास क्या है, ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। हमें चार सिचुएशन दिए हैं, हमें चारों को एनालाइज करना है। तो देखते हैं, अब ऐसे सवालों को बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप इन चीजों को पढ़ने के बाद इसको नंबर लाइन पे डिनोट करें, बिना उसके नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसको नंबर लाइन पे डालो। कैसे डालोगे भाई? तो ये कहता है x जो है ना माइनस तीन से एक के बीच में, ऐसा ही कहता है। मैं इसको यहां पे बनाऊंगा माइनस थ्री से वन, x इसके बीच में है, और दोनों जगह मैंने खुले हुए सर्कल्स बनाए हैं। क्यों? क्योंकि इन पे इक्वालिटी नहीं है। तो हमारा a आ गया माइनस थ्री से वन पे। इक्वालिटी जब भी नहीं होती है तो हम ऐसा खुला सर्कल बनाते हैं, तो ये a बन गया। अब b देखते हैं, सॉरी b देखते हैं, b कहाँ गया? ये b कहता है तीन से बड़ा, x ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, मतलब तीन या तीन से बड़ा, या फिर और माइनस वन या माइनस वन से छोटा। माइनस वन के बराबर भी होगा या उससे छोटा भी। अब ये इस दोनों चीज को ना हम सेम नंबर लाइन पे दिखाते हैं, कलर अलग कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, क्या कहा? तीन या तीन से बड़ा। तो पहले तो यहां बना लेते हैं तीन, अरे हाँ इधर थ्री बना लिया। कहता है थ्री होगा, तो यहां पे डॉटेड सर्कल बनाया, बिकॉज थ्री हो सकता है या थ्री से बड़ा होगा, ऐसा बोला, थ्री होगा या थ्री से बड़ा होगा, माइनस वन होगा या माइनस वन से छोटा होगा। तो माइनस वन यहां पे कहीं आएगा, तो ये बोलता है माइनस वन होगा या माइनस वन से छोटा होगा। तो देखो ये ग्रीन वाला कौन सा है? ये मेरा बी है, और येलो वाला कौन सा है? मेरा ए है। अब ग्रीन और येलो तुमको समझ में आया। अब देखते हैं हम ऑप्शंस। तो ऑप्शन नंबर वन कहता है ए में से बी को हटा दीजिए, बी को गायब कर दीजिए। तो ये बी मतलब ग्रीन वाला हिस्सा है, तो ग्रीन वाले हिस्से को मैं अगर पूरा हटा दूं, मान लो यहां से पेज फाड़ दूं, ये पेज फाड़ दिया और ये पेज फाड़ दिया, तो क्या बचा? अगर ये पेज फाड़ दिया और ये पेज फाड़ दिया तो मेरा बचा माइनस वन से वन, बिकॉज ये वाला हिस्सा बचा है, बट ये सोल्यूशन में नहीं है। सोल्यूशन में तो सिर्फ इतना ही है। तो डंडे के नीचे माइनस वन से वन बचा। तो अगर मुझसे कोई बोले ए माइनस बी लिखो, ए माइनस बी मतलब ए में से बी वाला हिस्सा फाड़ के हटा दो, ग्रीन वाला हटा दो। तो ग्रीन वाला ये पूरा फाड़ दिया और ये पूरा फाड़ दिया, तो बचा माइनस वन से वन। क्या बचा? माइनस वन से वन। क्लियर बात? क्लियर बात? चलिए जी, ये क्लियर बात हो गई। तो a माइनस बी इक्वल्स टू माइनस वन से वन। अब ध्यान से समझना, तो ये यही सही आंसर है, बट हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है नॉट ट्रू। हमसे ट्रू पूछा है? नहीं, हमसे नॉट ट्रू पूछा है। ठीक है, तो अब दूसरा आते हैं, फिर है b माइनस ए। तो चलो b माइनस ए देखते हैं। तो b माइनस ए मतलब ग्रीन वाले को रहने दो, जो येलो वाला हिस्सा है उतना कागज फाड़ दो। तो येलो वाला हिस्सा कागज फाड़ोगे तुम, मतलब ये तुम यहां से लेके यहां तक कागज फाड़ दोगे, पूरा हटा दोगे। b माइनस ए का मतलब वही होगा, b माइनस ए। तो जब तुम ये कागज फाड़ रहे हो तो बचा क्या? माइनस इन्फाइनाइट से माइनस थ्री बचा, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस थ्री वाला बचा हिस्सा, और साथ ही साथ तुम्हारा ये बचा थ्री से इन्फाइनाइट, थ्री से इन्फाइनाइट, ये वाला पार्ट। अब ध्यान से समझो, इसको लिखने का तरीका ये भी तो हो सकता था कि ये वाला तो कागज फाड़ दिया, ये वाला फाड़ा नहीं, लेकिन सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन कहां से कहां है? माइनस इन्फाइनाइट से माइनस थ्री और फिर थ्री से इन्फाइनाइट। या इसको ऐसे लिख दें कि सारा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर है, एक्सेप्ट माइनस थ्री से लेके थ्री के बीच में। इसके बीच में मेरा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहां पे सोल्यूशन ये तो फाड़ ही दिया और ये वाले में सोल्यूशन है नहीं, तो इतना नहीं होगा। तो रियल नंबर माइनस थ्री से थ्री, रियल नंबर में बस माइनस थ्री से थ्री हटा दो, बाकी मेरा एरिया है। ये है बी माइनस ए, ऐसा ही होना चाहिए। तो b माइनस ए होना चाहिए आर रियल नंबर माइनस थ्री से थ्री। तो देखें जरा, रियल नंबर माइनस थ्री से वन कैसे कहा? माइनस थ्री से वन तो नहीं होगा। क्यों? ध्यान से देखो, हमने इतने को फाड़ा है, बट ये जो बचा है ये हमारा सॉल्यूशन थोड़ी है। b माइनस ए में मतलब ये a हटेगा,
तो ए हटा दिया, बट बी उसमें ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे बी सॉल्यूशन आ जाएगा, बी तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हेंस आंसर तो यही होगा। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया है और यही हमारा सही आंसर हो गया, बिकॉज हमसे पूछा था नॉट ट्रू। समझ रहे हो? तो देखो यार, मैं तुमको इतना टाइम लेके क्यों समझा रहा हूं, बिकॉज मैं तुमको बताना चाहता हूं, देखो जेडब्ल्यू के जो सवाल होते हैं ना, कठिन नहीं होते हैं, बट सोचना पड़ता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे देखो कैसे पेचीदा किया। पहला तो ऐसा टॉपिक पूछा जो दो कॉन्सेप्ट को घुसाया, तो पहले तो मैंने तुमको इसको समझाने में वक्त लगाया, फिर मैंने इसको पूरा सॉल्व कराया। अब सॉल्विंग में भी उन्होंने ऐसा किया है कि हर जगह एक्स एक्स है, वो इंटरवल अलग, ये इंटरवल अलग, फिर इसको नंबर लाइन पे डालो। अभी नंबर लाइन पे भी आसान नहीं हुआ है चीज। अभी आपको 4 ऐसे ऑप्शंस दिए हैं जो चारों अलग अलग हैं, बी माइनस ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। तो आपको एक्चुअली में 4 ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, और करने के बाद पहला ऑप्शन एकदम चकमा वाला बनाया, क्योंकि पहले वाले में ए माइनस बी -1 से 1, अरे हाँ आ रहा है, ए माइनस बी देखो -1 से 1 आ रहा है, ए माइनस बी हाँ अलग अलग, टिक टिक टिक। लेकिन बाद में देखा उत्तरी हमसे तो पूछा था नॉट ट्रू। तो देख रहे हो, एक एक मोमेंट पे, एक एक घड़ी पे, एक एक पड़ाव पे वो तुमको चैलेंज कर रहा है, और यही खूबसूरती है जेई की। देखना चाहता है जेई कि बच्चा कितना अटेंटिव है, कितना सोच पा रहा है, सोचने की एबिलिटी है, कठिन कुछ नहीं है। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देखो ये भी ताजा ताजा माल है। अगला सवाल कहता है लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या है? z है इंटीजर्स का सेट, और a एक ऐसा सेट है इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z, मतलब x इंटीजर होगा, ठीक। सच दैट, ये दो डब्बे का मतलब है सच दैट 2 पे पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक। एंड b इक्वल्स टू x, सच x बिलोंग्स टू z, मतलब x भी इंटीजर है, सच दैट -3 से लेके 9 के बीच में होगा 2x माइनस 1। तो अच्छा, इसको भी सॉल्व करना होगा। फिर हमसे बोला देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। देखे कितना सारा दिमाग लगा दिया। अब सोचो ये सवाल को कहां कहां से जोड़ा, कैसे जोड़ा। पहले जोड़ा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की प्रॉपर्टी लगानी होगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन डाला, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल से आपको जीरोस का सेंस होना चाहिए, फिर वो इंटीजर क्या क्या बनेगा वो, फिर आपको यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करनी चाहिए, तो लीनियर इनइक्वालिटी आपका चैप्टर टच हो गया, फंक्शंस भी टच हो गया। इनइक्वालिटी टच करने के बाद फिर आपसे बोला कि भैया यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट बताइए, ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए। नंबर ऑफ सेट्स का मतलब, इसका मतलब आपको पावर सेट आना चाहिए। तो देख रहे हो दिमाग कैसे लगा रहा है, एक एक मोमेंट पे, एक एक शब्द में, एक एक लाइन पे कुछ छुपा हुआ है, कुछ सवाल है अपने आप में, और यही है जेडब्ल्यू। सीबीएसई में ऐसे सवाल तुमको कभी नहीं दिखेंगे कि यहां पे भी एक नया कॉन्सेप्ट, यहां पे भी नया कॉन्सेप्ट, यहां पे भी नया कॉन्सेप्ट। हाँ चलिए, तो देखो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है 2 पे पावर x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जो है ना ये वाली जो चीज है, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज कर लें तो x माइनस 2 x माइनस 3, बिकॉज x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ही होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बराबर 1 लिखा हुआ है, तो मैं बराबर 1 को 2 रेज़ टू पावर 0 मानूं क्या, बिकॉज किसी का भी पावर 0 मतलब 1 ही होता है, तो 1 लिखा हुआ है मतलब 2 रेज़ टू पावर 0, तभी तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। अब देखो अब इक्वल हो जाएंगे कि अच्छा ये 2 रेज़ टू पावर इतना सारा है और ये 2 रेज़ टू पावर 0, तो दोनों का बेस सेम है, मतलब पावर भी सेम होना चाहिए, तो पावर सेम करोगे मतलब आ गया आपका आंसर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो बन गए 3 जीरोस 3 2 और -2। तो ए के अंदर 3 एलिमेंट्स आ गए, कौन कौन से, -2, देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स आ गए, -2 2 और 3, क्लियर। अब ठीक उसी प्रकार से बी को सॉल्व करो, तो बी को कैसे सॉल्व करोगे, ये कहता है 2x माइनस 1 जो है वो 9 से छोटा और -3 से बड़ा है। अब अपने को पता है यहां सिर्फ x होना चाहिए, तो सबसे पहले -1 हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, यहाँ +1 कर दो, +1 -1 खत्म, यहाँ +1 किया तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक। -3 + 1 कितना हो गया, -2, यहाँ पे -1 + 1 खत्म, तो सिर्फ 2x बचा, ये 9 + 1 10। अब 2 हटाना होगा, कैसे हटाओगे, 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, तो ये हो गया -1, ये हो गया x और ये हो गया 10/2 मतलब 5। बहुत बढ़िया। तो x की वैल्यू क्या आई, -1 से 5, तो -1 से 5। अब जरा ध्यान दो, बोला क्या क्या था, b जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए, तो अच्छा -1 से 5 के बीच में कितने इंटीजर होते हैं, तो -1 को सबसे पहले देखो ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं है। कहता है -1 से बड़ा होना चाहिए, x बड़ा होना चाहिए -1 से, तो -1 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, अच्छा -1 से बड़ा इंटीजर 0 है।
अच्छा, फिर कहां तक जाना चाहिए? 5 से छोटा, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, ये सारे एलिमेंट हो सकते हैं बी में। 5 नहीं होगा बिकॉज 5 पे इक्वालिटी नहीं है। तो अब ए के अंदर मेरे को एलिमेंट मिल गया कितना? 3 एलिमेंट, 1 2 3, और बी के अंदर भी एलिमेंट मिल गया कितना? 1 2 3 4 5। तो मेरे को साफ साफ दिख गया, अच्छा इसमें 3 एलिमेंट्स और इसमें 5 एलिमेंट्स, मतलब 3 इंटू 5 15। अच्छा, अगर 15 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा है, पावर सेट लगा दो, 2⁻15, आंसर आ गया। देखे कितना आसान था। एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो चोखा तरीके से एकदम तुरंत आंसर आ रहा है, बल्ले बल्ले तरीके से। देखो आंसर भी यही आया। कहाँ आया? 2⁻12। क्यों? नंबर ऑफ सबसेट्स नहीं, ये गलत दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आंसर सही है 2⁻15, ये बाई मिस्टेक लगता है, आंसर गलत मार्क हो गया, 2⁻15 होगा। आ गया मजेदार तरीके से। अब बताओ इससे ज्यादा कुछ आसान हो सकता है? कुछ नहीं, लेकिन हाँ सोचना पड़ा, हर एक पॉइंट पे कुछ नया कॉन्सेप्ट लग गया। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अब देखो ये वाला ना जेई का एक और स्ट्रैटेजी है। कौन सा स्ट्रैटेजी? देखो इतना बड़ा सवाल है कि बच्चा देख के ही दम निकल जाए उसका। बच्चा सोचे अरे बाप रे ये कैसे पढ़ेंगे वे, पहले तो देख के आधा दम निकल गया। अब जब तुम आधा दम निकल गया तो तुम मेंटल स्टेट में आ गए, अरे यार नहीं बहुत कठिन क्वेश्चन है। अब देखो जब तुम पढ़ोगे ना एक बार में सारा डेटा हाथ आएगा ही नहीं। क्या है? The two newspapers A and B are published in a city. It is known that 25% of the city population reads A, 20% reads B, while 8% reads both. Further, 30% of those who read A but not B look into advertisement, and 40% of those who read B and not A look into advertisement. While 50% of those who read both A and B look into advertisements. अच्छा, then percentage of the population who look into advertisement is, अरे बाप रे, ये ऐसा नहीं लगा कि देखो वो तुम कहां गए थे? तो हम अपने चाचा के मामा की काकी के बड़े ननद की गोतनी के छोटी लड़की के भांजे की शादी में गए थे। पता कर लो कैसा रिलेशन था। दोबारा कोई इंसान से, मतलब मैं तो दोबारा बोल भी ना पाऊं कि मैंने क्या क्या बोल दिया। ये वैसा सा सवाल लगा मेरे को, मतलब पापा के चाचा के काका के मामे के ताए के भांजे के छोटे लड़के की शादी में गए थे। ओ भाई। अब लेकिन समझने की बात क्या है, देखो ये JEE है, फिर से बता रहा हूं ये क्या है? JEE है। तो JEE सवाल तुमको जितना ज्यादा कठिन बना के दिखा रहा है, एकदम समझ जाना कि उतना आसान सवाल है, बस ये डराया है। क्योंकि जब ये जो मैंने बोला ना पापा के मामा के चाचा की काकी की ताई की लड़की की शादी में, इसको भी जब तुम बैठोगे और किताब मतलब कॉपी पे लिखोगे ना, तुमको लगेगा अरे अच्छा वो ममेरी भाई बहन थी या भांजा था, भतीजा था, एकदम सिंपल निकल जाएगा। बट लिखना पड़ेगा, समझते हैं इसको। तो यहां पे क्या कहता है? टू न्यूज़पेपर्स ए एंड बी आर पब्लिश्ड इन अ सिटी। इट इज नोन दैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए। ठीक है, तो हमारे पास दो न्यूज़पेपर हैं, ये न्यूज़पेपर ए है और ये बी है, दोनों के बीच में कॉमन एरिया है। तो 25% सिटी पॉपुलेशन ए पढ़ता है, 20% बी पढ़ता है और 8% दोनों पढ़ता है। ठीक, तो अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी, तो बीच में 8 आ जाएगा बिकॉज 8% तो दोनों पढ़ता है। अच्छा, और ए वाला जो है 25, तो ए का पूरा गोला 25 होना चाहिए, मतलब इधर 17 आ जाएगा, 17 और 8 25। ठीक, बी वाला जो है वो 20%, तो 20 टोटल है, यहाँ 8 है तो यहाँ 12 आ जाएगा, 12 8 20। ये भी क्लियर है? एकदम क्लियर है भाई। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल आते हैं। तो देखो पहला वाला पार्ट तो खत्म, ये तो कुछ टफ था ही नहीं, खाली फोकट डरा रहा था। फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी, जो ए पढ़ते हैं लेकिन बी नहीं पढ़ते हैं, मतलब ये वाले लोग होंगे ना, ये 17% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ए पढ़ते हैं बी नहीं पढ़ते हैं। 8% ऐसे लोग हैं जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं। तो 17% ऐसे लोग हैं जो ए पढ़ते हैं बट नॉट बी, हु रीड ए बट नॉट बी। इसमें क्या बोला? 30% ऑफ दोज, ऐसे लोग जो ए पढ़ते हैं बी नहीं पढ़ते हैं, उनके 30%, मतलब 30% ऑफ दिस 17%। 30% मतलब 30/100, 30/100 मतलब 0.3 ऑफ दिस 17%। तो 17% ऑफ 0.3 मल्टीप्लाई करोगे तो 17 × 51 होता है, मतलब 5.1%। समझ पाए क्या? तो मतलब 5.1% लोग ऐसे हैं जो कि हु रीड ए, वो जो कि एडवर्टीजमेंट देखते हैं। क्या लिखा? फर्दर, इधर से देखो, इधर से, फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड ए पढ़ते हैं लेकिन बी नहीं, लुक इनटू एडवर्टीजमेंट, मतलब इतने लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ठीक, हमने मान लिया, ये ज्यादा कठिन नहीं था, आसान था। फिर दूसरा लाइन क्या कहता है? देखो, कहता है एंड
40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, जो बी पढ़ते हैं लेकिन ए नहीं पढ़ते हैं, तो ये बी पढ़ते हैं लेकिन ए नहीं पढ़ते हैं, ये वाले लोग, इनका 40%, इनका 40%, तो 40% का मतलब होता है 0.4, 40/100 करोगे तो 0.4 ऑफ 12, तो इंटू 12, 12 चौके 48, मतलब 4.8%। तो ऐसे 4.8% लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं। क्या है? लुक इनटू एडवर्टीजमेंट्स एंड 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए ऑल्सो लुक इनटू एडवर्टीजमेंट, ये लोग भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ठीक, अच्छा अब और कुछ है क्या इंफॉर्मेशन? वाइल 50% ऑफ दोज हु रीड बोथ ए एंड बी, जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं, मतलब ये 8% लोग, इसके 50% लोग लुक इनटू एडवर्टीजमेंट्स। तो अगर इसका 50% निकालोगे, 50% का मतलब होता है 0.5 इंटू 8, 8 का 0.5 मतलब 4, 4% लोग यहां से भी निकले जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं, है ना, निकले ना। तो 4% एडवर्टीजमेंट यहां देखते हैं, 5.1% एडवर्टीजमेंट यहां देखते हैं, और 4.8% एडवर्टीजमेंट यहां देखते हैं। सबको जोड़ो जल्दी, 5 4 9, 9.9, 9 4 13, 13.9, 13.9, देन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टीजमेंट इज 13.9। अब बताओ क्या था इस सवाल में? मतलब मैंने रफ में बना दिया, मैंने 2 गोले लिए रफ में, 17 8 12 लिख दिया, क्योंकि पहले 2 लाइन में एकदम क्लियर था। 30%, 40%, 50%, तुमको नहीं लगा ये 10वीं क्लास का तो नहीं, 9वीं क्लास का लगा? मेरे को तो 9वीं का लगा, 8वीं 9वीं, वहीं पे तो ये सब पढ़ते थे, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज 8th में पढ़ते थे, 9th में भी नहीं। मेरे को 8th का क्लास लगा। एक्चुअली में इतना आसान था, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था बेटा जितना ज्यादा डरावना दिखा रहा है समझ जाना उतना आसान है। और ये देखो एकदम उतना आसान निकला। आया मजा? देखो वो भी एकदम रिसेंट वाला सवाल, ऐसा नहीं कि बाबा आदम के जमाने का। रियलिटी में देखो ओनली ए, इन्होंने भी 17 8 12 लिखा, फिर 17% ये परसेंट फलाना ढमकाना 13.9, 30%, 40%, 50%। देख रहे हो इतना ही आसान था। तो ये है जेई की खूबसूरती। देखो जरा जेई की खूबसूरती कितनी बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। अब देखो ये वाला सवाल आएगा बढ़िया, वैसे ये भी आसान है लेकिन देखते हैं क्या है सवाल। 2020 का है तो ठीक है, ज्यादा पुराना नहीं है। सेट ए हैज m एलिमेंट्स, बहुत बढ़िया, ए के पास m एलिमेंट। सेट बी हैज n एलिमेंट, बहुत बढ़िया। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है क्या? पावर सेट, याद करो पावर सेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए होगा कितना? सेट ए में m एलिमेंट्स हैं तो 2m होना चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज का मतलब इज इक्वल टू होता है 112 मोर देन, 112 ज्यादा है किससे? 112 ज्यादा किससे है? 112 ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी से। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी होता क्या है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी 2n होता है। ऐसा ही होता है। दोबारा पढ़ते हैं एक बार इस लाइन को। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए मतलब 2m इज इक्वल्स टू 112 मोर, 112 ज्यादा, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी 2n। हमको क्या बोला? देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m इंटू n, m डॉट n है मतलब m इंटू n। अच्छा इसको निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो अब यहाँ पे 2 अननोन है m और n, लेकिन इक्वेशन एक ही है, तो चलो दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले तो सारे अननोन एक तरफ, नोन एक तरफ, तो 2n को इधर लाओ, 2m माइनस 2n। अब कई बार बच्चे बेचारे इमोशन में क्या कर जाते हैं, ये जैसे ही इसको इधर लाते हैं वो भूल जाते हैं कि ये पावर में है और ये बेस है। वो सबसे पहले क्या लिखते हैं पता है? 2m माइनस n, सबसे पहला ये लिखता है बच्चा। तो आप ऐसा इमोशन मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। ये 2m माइनस 2n है, ठीक। अब फिर दूसरा गलती बच्चा यहाँ पे क्या करता है? अब यहाँ से इक्वल्स टू 112 है, तो यहाँ पे वो 2n कॉमन निकालेगा। अब जैसे ही वो n कॉमन निकालेगा यहाँ पे आ जाएगा 2m/n माइनस 1। फिर गलती कर दिया। अरे बेटा पावर है, मत भूलो, m/n नहीं होगा, यहाँ पे होगा 2m माइनस n। तो ये गलतियां मैं बता रहा हूं कि आप कीजिएगा, तो इसलिए मत कीजिएगा। मास्टर के बताने का फायदा क्या हुआ? m माइनस n होगा। अब कोई बच्चा अगर सोच रहा हो कैसे होगा, तो बेटा 8वीं कक्षा में जाके थोड़ा सा पलटो वापस किताबें। अब 112 का क्या करेंगे? 112 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 4 से इसको काटे तो 3 28, फिर 4 से काटेंगे 16, तो ये हो गया 2 पे पावर 4 इंटू 7, ऐसा आ रहा है, करके देखो। तो 2 पे पावर 4 इंटू 7 आया। अब ये किसी भी तरीके से इस पे मैच कर रहा है क्या? तो देखो यहां पे 2 पे कुछ पावर है -1 है,
उससे मेरा 7 मैच करेगा। कैसे? मैं अगर 2 पे पावर 3 माइनस 1 कर दूं तो 8 माइनस 1 7 होता है, और बाजू में 2 पे पावर 4, हाँ अब मैच कर गया। देखो देखो मैच ही तो कराना था, करा दिया हम। 2 रेज टू पावर n मतलब 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर m माइनस n मतलब 2 रेज टू पावर 3। अब ये वाला जो समीकरण है ना, ये आपको तजुर्बे से आएगा, एक्सपीरियंस या फिर कॉमन सेंस जो कह लो। तो या तो कॉमन सेंस से तुमको दिख जाए, या तो एक्सपीरियंस से ज्यादा सवाल बनाते बनाते तुमको दिखने लगे, बट ये आपको लाना पड़ेगा। और इसीलिए देखो छोटा सवाल था, बस यहाँ पे बच्चा जाके फंसता था, हमेशा फंसता है वैसे, बट यहाँ पे उसको सोचना है। तो छोटा सवाल में सोचना ज्यादा रहता है, बड़े सवाल में डराता है, बस लिखते जाओ आंसर आते जाएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू तो साफ साफ दिख रही है 4, दिख रही है n की वैल्यू 4, तो मैं तो सबसे पहला चीज लिख दूंगा n इक्वल्स टू 4। दूसरा क्या दिख रहा है? m माइनस एन इसका पावर है और इसका पावर है 3, तो m माइनस एन की वैल्यू, m माइनस एन की वैल्यू 3। अब n की वैल्यू ऑलरेडी 4 निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब m माइनस 4 इक्वल्स टू 3। 4 को इधर भेज दो तो m इक्वल्स टू 3 प्लस 4, इसका मतलब आंसर 7। m की वैल्यू क्या आ गई? 7, n की वैल्यू क्या है? 4। बल्ले बल्ले। तो अब हमसे क्या पूछा? 7 इंटू 4, m इंटू एन पूछा ना, तो 7 इंटू 4, तो 7 इंटू 4 आंसर 28। बल्ले बल्ले, देखो आंसर आ गया 28। था कोई बड़ा रॉकेट साइंस? बिल्कुल नहीं था, मजेदार सवाल था। तो हेंस वी हैव गॉट द आंसर। बल्ले बल्ले। चलिए जी बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सेट ए एस में 1 से लेकर 100 तक नंबर है। Then, the number of non-empty set A of S such that the product of elements in A is even. A में ऐसे कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स बताने हैं ए के नॉन एम्प्टी सेट्स बताने हैं सच दैट कि ए में जितने एलिमेंट हो उनका प्रोडक्ट इवन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ए में जितने एलिमेंट्स, अभी तो ए में एस में सारे 1 से 100 हैं, तो हमको ए में ऐसे हम कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं जिससे कि इनके आपस में प्रोडक्ट किया जाए तो वो इवन आए। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, इवन कब कब आता है? तो इवन आता है जब इवन इवन से मल्टीप्लाई हो या इवन ऑड से मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो 2 सिचुएशन बना। ऑड कब आता है? तो ऑड तब आता है मल्टीप्लिकेशन में जब 2 ऑड नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। तो ऑड का बड़ा सिंपल है, बस एक ही सिचुएशन है, ऑड नंबर तभी आएगा मल्टीप्लिकेशन में जब दोनों के दोनों नंबर्स ऑड हो। क्लियर? ठीक, तो हमारे पास 1 से लेकर 100 तक है। हम इसमें नंबर ऑफ इवन नंबर्स निकालने के बजाय ऐसा क्यों ना करें कि हम टोटल सबसेट्स निकाल लेते हैं और उसमें माइनस कर देते हैं ऑड वाले, क्योंकि ऑड में सिर्फ एक सिचुएशन, देखो इवन में तो 2 तरीके से इवन बनता है, या तो इवन इंटू इवन हो जाए या तो इवन इंटू ऑड हो जाए, तो हमको 2 बार निकालना पड़ेगा। बट अगर हम ऑड निकाल लें, हम टोटल सबसेट, जैसे हमको ये पता है कि इसमें से टोटल सबसेट्स कितना बनेगा, 100 एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट बनेगा 2 रेज़ टू पावर 100। ये तो पावर सेट का रूल है, ये तो बड़ा सिंपल है। अब ये टोटल 2 रेज़ टू पावर 100 बन गया, इसमें मैं माइनस कर देता हूं जितने ऑड सबसेट्स बनेंगे। ऑड कितने बनेंगे? तो भाई देखो 1 से लेके 100 में 50 ऑड होंगे, 50 इवन, मतलब 50 नंबर्स हैं ऑड वाले, तो मैं ऑड वाले जितने भी हैं उन सब के जो सबसेट्स बनाऊंगा वो सारे ऑड होंगे ना, बिकॉज ऑड इंटू ऑड ऑड होता है। तो हेंस 50 एलिमेंट्स का सबसेट कितना बनेगा? 2 रेज़ टू पावर 50। आ गया आंसर। 2 रेज़ टू पावर 100 माइनस 2 रेज़ टू पावर 50। ऑप्शन देखो, ऑप्शन कोई नहीं है तो कुछ कॉमन सेंस लगाओ। 2 रेज़ टू पावर 50 और 2 रेज़ टू पावर 100 कॉमन निकलेगा कुछ, क्या? 2 रेज़ टू पावर 50 कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या? 2 रेज़ टू पावर 50 माइनस 1। क्यों? कई बच्चे समझते हैं 2 रेज़ टू पावर 50 इंटू 2 रेज़ टू पावर 50, सर 2 रेज़ टू पावर 2500। ना बेटा, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है, ऐड होके ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 100 माइनस 2 रेज़ टू पावर 50। तो यही सेम चीज है और ये आ गया आंसर। समझ गए? था आसान, बल्ले बल्ले। चलो जी बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। तो इसका भी आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखें। अगला सवाल क्या कहता है भाई? हाँ, अगला सवाल कहता है एक क्लास है जिसमें 140 स्टूडेंट नंबर्ड फ्रॉम 1 से 140। ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथमेटिक्स कोर्स। चल बेटा, तो देखते हैं अब इस सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 to 140, ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स कोर्स। तो मैथमेटिक्स वाले कितने हो जाएंगे? ऑल इवन नंबर्ड मतलब 1 से 140 में इवन होते हैं 70, तो 70 बच्चे मैथमेटिक्स। दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स वाले 140 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? कोशेंट 3 से किया 140, तो 4 तिया 12, 2 बचा 20, 6 तिया 18।
तो 18 में और 2 रिमाइंडर हो जाएगा 46। ठीक, अच्छा उसके बाद एंड दोज होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ऑप्टेड फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री 5 वाले, तो 5 से करोगे तो 28 आएगा। हाँ, तो केमिस्ट्री में तो आ गया 28। ठीक बात। अच्छा, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज 3 कोर्सेज, कोई भी ये 3 कोर्सेज में नहीं ऑप्ट किया, ऐसे कितने बच्चे होंगे? अब देखो एक बात साफ समझ में आ रही है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री 3 सेट्स बने हुए हैं, तो 3 सेट्स का हर हाल में 3 सर्कल होगा। अब वो 3 सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ये नहीं पता, लेकिन मान के तो चलना होगा कि नहीं कर रहा है। बाद में नहीं कर रहा होगा तो भले इन सब की वैल्यूज 0 आ जाएगी। लेकिन हमारे पास मसला ये है कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन दिया नहीं है। दिया है? नहीं दिया है। तो आपको दिमाग लगाना है। कैसे? देखो यार, जो 2 से डिविजिबल है, इवन मतलब 2 से डिविजिबल, जो 2 से डिविजिबल है वो मैथ है, और जो 3 से डिविजिबल है वो फिजिक्स है। तो मैथ और फिजिक्स वाला वो बच्चा होगा जो 2 3 दोनों से डिविजिबल होगा, है ना? क्योंकि 6 से 2 3 मतलब 2 और 3 से होने वाला मतलब 6 से, तो जो बच्चा 6 से डिविजिबल मतलब जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा वो ऐसा होगा जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ रहा होगा, क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल होने वाले 140 में से कितने नंबर्स होंगे? तो 6 से निकाल लो 140, तो 6 दूनी 12 और यहां आ गया 2 20 23, 6 3 18। तो इसका मतलब मैथ इंटरसेक्शन, मैं इधर लिखता हूं, मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इज 23। मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक है, फिर वैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन, तो 3 और 5 15, 15 से डिवाइड होने वाले, तो 15 को यहां लगा लो। 15 से, तो 15 में तो ऐसे ही दिख रहा है, 15 8 120, 9 15 9 से 135 होता है, तो 9 आ गया। तो यहां लिख लेते हैं फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री 9 आ गया। और फिर तीसरा होगा केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का इंटरसेक्शन, तो 5 और 2, 5 2 जा 10, 10 से इंटरसेक्शन 14 देगा। तो इसका मतलब केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स कितना हो जाएगा? 14। ठीक, अब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? तो देखो 2 यहाँ, 3 यहाँ, 5 यहाँ, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। 30 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर हैं 1 से 140 में? तो 4, 4 3 जा 120 होता है। तो फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स टोटल हमारे 4 नंबर आएंगे, बिकॉज 30 इंटू 4 120 होता है, तो 40 80 120 3 नंबर ऐसे होंगे। नहीं, एक मिनट, क्या 30 60 90 120, सॉरी, तो 4 नंबर ऐसे होंगे। अब हम वापस से इन गोलों को बना लेते हैं। अब सब कुछ लिख देंगे। ये है पहला वाला मैथ्स था ना, सॉरी, हाँ पहला वाला मैथ है, तो ये मैं लिख दे रहा हूं कि ये मैथ है, फिर ये है फिजिक्स, ये है केमिस्ट्री। अब ध्यान से देखो, बीच वाला जो तीनों में इंटरसेक्शन दिया है वो कितना है? 4, तो यहां लिखा 4। ठीक, अब ऊपर वाले को लिखना है, तो ये मैथ और फिजिक्स के गोला है, ये टोटल, ये बीच वाला मैथ फिजिक्स का इंटरसेक्शन, मैथ फिजिक्स का टोटल 23 होना चाहिए था, टोटल 23 में 4 नीचे आ गया, तो ऊपर कितना आएगा? 19 19 और 4 23। देखो मैथ और फिजिक्स का इंटरसेक्शन पूरा हुआ। क्लियर? अच्छा, मैथ में टोटल बच्चे कितने थे? तो याद करो, मैथ में टोटल बच्चे 70, 70 में से 19 और 4 23 इधर है। अच्छा, अभी ये वाला बचा हुआ है, तो रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन 9, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का ये वाला इंटरसेक्शन, ये देखो, ये इंटरसेक्शन है, टोटल 9 का होना चाहिए। 4 यहां है तो 5 यहां आएगा, 5 और 4 9, केमिस्ट्री और फिजिक्स का इंटरसेक्शन हो गया पूरा 9। और केमिस्ट्री मैथ्स का इंटरसेक्शन 14 होना चाहिए, 14 में से 4 यहां तो 10 यहां, समझ गए? 10 और 4 14, केमिस्ट्री और मैथ का इंटरसेक्शन पूरा हुआ। क्लियर? अब मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स का टोटल नंबर कितना होना चाहिए? 70। मैथमेटिक्स में टोटल 70 होने चाहिए। देखो 70 में से 19 यहाँ, 4 23 23 और 10 33, 33 तो यहाँ आ गया, तो बचा हुआ कितना आएगा? तो 37 आना चाहिए। हाँ, 37 और 33 हो गया 70। बल्ले बल्ले। अब फिजिक्स का टोटल नंबर कितना है? तो फिजिक्स का 46, इसका 28, तो ये है 46 आना चाहिए, ये आना चाहिए 28। तो 46 आना चाहिए, तो 19 और 4 23, 23 और 5 28, 28 और यहाँ पे है 46, 28 48 20 होता 18, 18 आ गया। 18 और 28 46 होगा, 28 36, हाँ 46, बिल्कुल सही। अब केमिस्ट्री में 28 आना चाहिए, तो 10 4 14 14 5 19, 19 और 20 8 और 9, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो, हमसे लेकिन पूछा क्या था? हमसे पूछा था देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्सेज, कोई भी कोर्स नहीं लिया। तो कोई भी कोर्स नहीं लिया मतलब अगर मैं यूनिवर्सल ऐसा कुछ या बड़ा डब्बा बनाऊं
तो ऐसे बच्चे जो तीनों गोले के बाहर यहां बैठे हो कहीं, ऐसे कितने होंगे? तो उसके लिए टोटल नंबर्स को ऐड करो, और 140 टोटल बच्चे हैं, 1 से लेके 140 में से माइनस कर देंगे। तो ऐड करते हैं, तो ये हो गया, ये पहला वाला गोला तो 70 था, ये आसान है, 70 70 वाला पहला वाला मैथ्स का गोला। 70 में ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं 70 + 46 + 28 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 70 में ये 3 नंबर हैं और ये 46 में भी ये 2 नंबर, ये 3 नंबर है। तो ऐसा नहीं करना, पहले ये देखो, ये पहला वाला गोला, बस एक गोला ले लो, 70 सबसे ज्यादा नंबर। ये गोले के बाद कितने नंबर्स बचे? 9 बचा, 5 बचा, 18 बचा, दैट्स इट। तो ये गोला पूरा 70, 70 में 9, 79, 79 + 5 84, 80, हाँ 84 ना, हाँ 84, 84 + 18 94, 104, 102, 102, 102 आ गए ये टोटल तीनों गोले मिला के 102, और टोटल हमारे पास कितना था 140, तो 140 - 102, 102, तो 38, 38 बच्चे बाहर बैठे हैं। ये 38 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ना मैथ्स लिया, ना फिजिक्स लिया, ना केमिस्ट्री लिया, एंड हेंस 38 इज द आंसर। तो इस तरीके से देखो, इन्होंने भी वही सारे इन्होंने ABC नाम लिया, हमने MPCM नाम लिया, तो 38 इज द फाइनल आंसर। और इस तरीके से ये सवाल होएगा सॉल्व। समझ गए सारे के सारे? चलो जी, तो दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। देखो, मैंने इस सेशन में क्या कोशिश किया, मैंने इस सेशन में कोशिश किया कि जितने टाइप के सवाल आपके JEE में आ सकते हैं, मोटा मोटी वो कवर करा दिया जाए। देखिए, एक बात ध्यान से समझिए, JEE अपने आप में कितना वास्ट है, आप इन 8 सवालों से समझ पाए होंगे। तो हर एक सवाल में कुछ नया कॉन्सेप्ट है, कुछ नया तरीका है, 2 3 4 कॉन्सेप्ट्स को जोड़ दिया गया है, और ये हर बार JEE करता है। तो मैं 8 की जगह 80 भी कराता ना, तो भी सब कुछ नहीं कवर होगा, और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो YouTube क्या है? देखो, YouTube सीधी सी बात है, YouTube एक ऐसा जरिया है जहां पे आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन YouTube प्रैक्टिस का जरिया नहीं है, और वो कभी हो भी नहीं सकता। प्रैक्टिस हमेशा इंसान की निजी चीज होती है, और वो आपको अपने पर्सनल टाइम में, पर्सनल स्पेस में करनी होती है। आप जितना ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर उतना ज्यादा निखार आते जाएगा। इन सवालों की मदद से मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश की है, और हर सवाल में कैसे सोचते हैं ये सिखाया है। तो आप आगे के और सवाल लगाइए, उन सवालों को लगाने के वक्त आप इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कीजिएगा, इस तरीके से सोचिएगा, आपको आसानी महसूस होगी। तो सेट थ्योरी तो हमने कंप्लीट कर दिया। अगले सेशन में मुलाकात होगी अगले चैप्टर्स के साथ। आप सारे सेशंस का प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाएंगे, तो वहां से आप डिस्क्रिप्शन में से प्लेलिस्ट लिंक ले लीजिएगा नेक्स्ट सेशंस के लिए। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा अपने रेफरेंस के लिए, पढ़ने के लिए बाद में। और कुछ भी और जरूरत हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।